Islamo-leftist nexus, especially with a special reference to Kerala, ये रखने के लिए बताया था। स्वाभाविक रूप में इस्लामिक फिनोमिनन, इस्लाम, ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। इट इज टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, पहले ही वो समझना चाहिए। वी मे नॉट कंपेयर और जस्ट थिंक दैट इट इज अनदर स्पिरिचुअल रिलीजन। इट इज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। देयर आर इनफ पैरेलल्स इन बिटवीन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंड इस्लामिज्म। इसको इस्लामिज्म कहना चाहिए। क्यों इस्म कहना चाहिए? इस्म का अर्थ, इस्म का जो मीनिंग, इट्स अ क्लोज्ड बुक ऑफ थॉट, इसको इस्म कहते हैं। एक छोटे डेफिनेशन अगर बताए तो क्लोज्ड बुक ऑफ थॉट, यू कॉन्ट जस्ट ऐड एनीथिंग टू इट, यू कॉन्ट टेक एनीथिंग आउट ऑफ इट। दैट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एन इस्म। लेकिन इस्लाम को इस्लामी कहते हैं, हिंदू को हिंदुइज्म ही कहते हैं। हिंदू कैन नेवर बी एन इस्म। वाई? हिंदू इज अ ग्रोइंग फिनोमिनन। डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया, इट्स अ प्रोसेस, नॉट अ प्रोडक्ट। इट इज नॉट अ फिक्स्ड रेवल्यूशन, इट इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। वो आगे बढ़ते जाते हैं, एंड पॉइंट नहीं है। इसलिए हमारे बहुत बड़े नेताओं ने, गांधी जी कहो, मॉडर्न डे थिंकर्स भी कहो, ये सब, मेरा जो हिंदुत्व है ना, इट इज ए ग्रोइंग, एक एक्सप्लोरेशन है, एक एक्सपेरिमेंट है। ऐसा कहने का कारण भी वही है। लेकिन फिर भी वो हिंदू को, ये लोग हिंदुइज्म कहना ज्यादा अच्छा रहता है। वो एक विडंबना है अपने जो पार्लेंस का, इंटेलेक्चुअल पार्लेंस का एक बहुत बड़ा परवर्शन है। हम लोग यानी यू आर द वॉरियर्स ऑफ ए नरेटिव, नेशनलिस्ट नरेटिव को समाज के अंदर फिर से स्थापित करने के लिए कोशिश करने वाले वॉरियर्स है। इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड, ऑल आर फाइटर्स। उसमें सबसे पहला जो महत्व ये समझना चाहिए टर्म्स के बारे में। मैंने रोहित जी को थोड़ा ये बिलिटिल करने के लिए उस समय राष्ट्रीय और अखिल भारतीय का विषय नहीं बताया था। टर्म्स हैज गॉट इट्स ओन मीनिंग। टर्म यूज करने के समय, स्पेशली ये नैरेटिव के वार के अंदर, यू मे बी नोइंग देयर इज अ लेफ्टिस्ट लेक्सिकॉन, एक लेफ्टिस्ट डिक्शनरी है। विदाउट नोइंग द मीनिंग ऑफ दोस डिक्शनरी एंड द प्रयोग, उनका जो प्रयोग के बारे में समझते बिना, अभी जो भाई साहब ने जो बताया राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट के बारे में, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ लेफ्टिस्ट? लेफ्टिस्ट आप डिक्शनरी पे देख लीजिए, उसमें ऐसा ही लिखा है, प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव ग्रुप। कितना भी अच्छे बातें एक पार्टी के बारे में बताना है, इट इज ऑल देयर इन लेफ्टिस्ट। बट आप राइटिस्ट देखिए, राइटिस्ट देखा है तो आपको मालूम होगा एक प्रकार से जो कुछ बातें पूरा ऐसा ही रखने के लिए कोशिश करने वाले लोग, कंसर्वेटिव्स देखा है तो हमको लगेगा बहुत बुरा बात नहीं। फिर कंसर्वेटिज्म का अर्थ देखना पड़ेगा, उस समय आपको मालूम हो जाएगा वो हमेशा अवर्स टू चेंज, अवर्स मीन्स AVERS, यानी चेंज के खिलाफ कौन है? वो कंसर्वेटिव से, वो कंसर्वेटिव से राइटिस्ट। व्हेन वी आर फाइटिंग अगेंस्ट लेफ्टिस्ट, में वी बताने के समय यहां बैठे हुए 20-25 लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं है, ऐसा मत सोचिए। मैं जो बता रहा हूं बाहर के लोग तो वो भी राष्ट्र के बात बताने के समय वी आर राइटिस्ट ऐसा कहते हैं। वी आर राइटिस्ट कहना इतना बुरा बात है। इट इज नॉट नेसेसरी टू से और ऑन दैट वी आर राइटिस्ट। इस प्रकार का है डेफिनेशन टुडे। आज के जो विषय वही नहीं है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूं। बाद में डिस्कशन के समय अगर आवश्यकता है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस्म का जो प्रयोग अगर किसी को देना है तो इस्लामिज्म है, क्रिश्चियनिटी नहीं है, सही में क्रिश्चियनिज्म है। बट हिंदू इज हिंदुत्व। व्हाट विच मेक यू हिंदू? नर नरत्व, मनुष्य मनुष्यत्व, चीन चीनत्व। अगर एक इंग्लिश वर्ड देना है, ऐसा आवश्यकता है तो हिंदूडम और हिंदूनेस कहना चाहिए। हिंदूनेस, हिंदूइज्म दैट इटसेल्फ इज एन ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन शब्द आप लोग सुने होंगे।
ज्यादातर आप लोगों के डिस्कशन में ये आते हैं ऑक्सीमोरन, गांधीयन सोशलिज्म, इट्स एन ऑक्सीमोरन, क्योंकि गांधी कैन नेवर बी ए सोशलिस्ट। सोशलिज्म एंड आइडियोलॉजी के दृष्टि पर गांधी के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस समय मेरे मन में एक कम्युनिज्म और सोशलिज्म से मिले हुए एक विषय आ गया, इसलिए बता रहा हूँ। 1934 में 1934 I remember that is on April 14th there was a historic letter written by जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक लेटर लिखा है गांधी जी को। इसको एक बैकग्राउंड भी है, गांधी जी और नेहरू जी के बीच में 31, 32, 33 आते आते बहुत बड़ा बहस प्रारंभ हुआ था। An ideological difference started actually. There was a wide gulf in, बहुत बड़ा खाई शुरू हो गया था नेहरू और गांधी जी के बीच में। यस, विशेष रूप में देखा है तो एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के तरफ नेहरू जी का झुकान को देखकर, रुझान को देखकर ही ये हुआ था। देयर वाज डिस्कशन, सोशलिज्म के ऊपर डिस्कशन था। गांधी जी हमेशा ये सोशलिज्म प्रिंसिपल के खिलाफ था, क्योंकि वो मटेरियलिज्म के ऊपर विश्वास करते थे। नेहरू वाज वेरी मच टुवर्ड्स फैबियन सोशलिज्म। ऑन एंड ऑफन ही यूज्ड टू बोस्ट, स्वयं बताते हैं, आई एम ए फैबियन सोशलिस्ट, व्हाई आई एम ए फैबियन सोशलिस्ट, ऐसा। ओके, इन 1934 अप्रैल 14 आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन, बहुत बड़ा लंबा डिस्कशन के बाद नेहरू जी ने लिखकर दिखाया, आपको अगर समझना है तो डिक्शनरी देखा है तो सोशलिज्म का अर्थ समझ में आ जाएगा। जो कुछ मैं बता रहे वो समझ, इस प्रकार से लेटर लिखा। तुरंत गांधी जी ने लेटर रिप्लाई दिया, और रिप्लाई में उन्होंने बताया था, आपने बहुत सारे बात बताया और मेरे को डिक्शनरी देखने के लिए, मैंने अवेलेबल डिक्शनरी सब कुछ देखा है, जो कुछ अभी तक मैंने जो बताया वही अर्थ उसमें से आते हैं। आप जो बता रहे हैं उस अर्थ समझने के लिए और कुछ पुस्तक बता रहे हैं तो बता दीजिए। यू प्लीज सजेस्ट समथिंग टू गो बियॉन्ड व्हाट विच आई हैव हर्ड एंड लर्न बिफोर आई लुक्ड इनटू दिस डिक्शनरीज। इसके ज्यादा कुछ समझना है तो आप बता दीजिए। दैट मीन्स Gandhi can never be a socialist. That is why we are saying Gandhian socialism is an oxymoron. एक oxymoron है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार का एक oxymoron है हिंदुइज्म। हिंदू can never be an ism. हिंदुत्व वो ठीक रहेगा, ठीक है। इस्लाम का जो आइडियोलॉजी, ये सब पॉलिटिकल पावर, एक रिलीजन के मुखौटा दिखा के एक पॉलिटिकल पावर के लिए शुरू से लेकर, सो व्हेनेवर आप लोगों को मेरे से भी ज्यादा शब्दों को प्रयोग के विज्ञान शास्त्र मालूम है, डायरेक्टली वी हैव टू से दैट इट इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। यू मे नॉट से दैट इट इज अ रिलीजन इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड। अगर कम्युनिज्म को देखा है तो एक सेमेटिक रिलीजन का सब स्वभाव उसमें भी आपको देखने को मिलता है, एक सेमेटिक रिलीजन को। इस्लाम एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का सभी जो फैक्टर्स उसमें हैं, उस प्रकार कम्युनिज्म के अंदर एक सेमेटिक रिलीजन का सभी स्वभाव को शुरू से लेकर ये भी देखने को मिलते हैं। उनका भी एक लक्ष्य है, लक्ष्य यानी है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरिएट का जो प्रोलिटेरिएट मजदूर या लेबरों के एक तानाशाही। देखिए, डिक्टेटरशिप शब्द का हिंदी क्या है? तानाशाही है ना, ठीक है ना, तानाशाही है। फिर वो कहते हैं मेरे मलयालम में एक फिल्म है, उसमें एक कुरूपी एक हीरो है, कुरूपी है वो, तो कुरूपी कहते हैं ना, देखने को अच्छा नहीं है, हाँ कुरूप। लेकिन वो बीच बीच में कहते हैं, इतना होते हुए भी मेरे को वसंत कुमार ऐसा नाम देते हैं। सही में उनका नाम कुछ बुरा नाम था, लेकिन वो बीच बीच में कहते हैं मैं वसंत कुमार ऐसा मेरा नाम है, ऐसा। इस प्रकार कम्युनिस्ट लोग भी कहते हैं, दो दे आर एमिंग फॉर ए तानाशाही डिक्टेटरशिप, वो कहते हैं हम डेमोक्रेट्स हैं। आज के तारीख में ऐसा है ना, डेमोक्रेसी का सबसे, बाकी लोग नेशनलिस्ट या राष्ट्रवादी लोग कौन है? फासिस्ट है। वो इस प्रकार बाइनरी क्रिएट करके उसमें हमको फंसा जाते हैं। दिस इज द स्ट्रेंज परवेशन विच मैंने जो बताया था, एक विकृतीकरण, पार्लेंस का, वैचारिक विमर्श का एक विकृतीकरण आजकल हुआ है। इसका एक उदाहरण है ये भी, डेमोक्रेसी एंड फासिज्म। कम्युनिज्म इज नॉट एट ऑल ए डेमोक्रेटिक पार्टी। कैन यू से?
कुछ लोग अभी कहते हैं ठीक है शुरुआत में ऐसा नहीं था, बाद में उन्होंने देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास रखकर लड़ना प्रारंभ किया है ना, सीताराम येचूरी से बहुत अच्छा एक डेमोक्रेट कौन है, ऐसा कहते रहते हैं। ओके सर, लेट मी नो कि भारत में कहीं पर उन्होंने सत्ता में नहीं आया है, इसलिए मैंने केरल और त्रिपुरा बंगाल में बीच बीच में आया हो, अभी तो केरल में बचे हैं। कम्युनिज्म जहां जहां सत्ता में आ गया वहां किसी एक देश में विपक्ष के नेता कौन है वो आप किसी को बता सकते हैं क्या? रूस में जब लेनिन सत्ता में आ गया कौन थे ऑपोजिशन लीडर? चीन में माओ सेतुंग आए, हु वाज द ऑपोजिशन लीडर? युगोस्लोविया में आया या बाकी तमाम कम्युनिस्ट देशों में कौन कौन था कम्युनिस्ट देश में? डेमोक्रेसी में इनको कोई विश्वास है तो हु वाज द ऑपोजिशन लीडर? एक सिंपल क्वेश्चन से इनका जो ये पूरा ये स्ट्रक्चर को हमको ध्वस्त कर सकते। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। अभी भी क्यूबा में कम्युनिज्म में ऐसा लोग कहते हैं, लेट मी डियर कॉमरेड जरा बता दीजिए वहां के ऑपोजिशन लीडर कौन है? सो इफ यू आर गोइंग टू कमिंग, वो तो होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर भारत में आ गया है तो उसी दिन डेमोक्रेसी का एंड है। दैट इज वाई भीमराव रामजी अंबेडकर इन द कंक्लूसिव इन द वैलिडिटरी सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, आप में से कई लोगों ने देखे होंगे, अदरवाइज देखा नहीं है तो वो अध्यक्षीय भाषण जरा देखना चाहिए। उसका पहला दूसरा या तीसरा पैराग्राफ में यस मेंशन्ड अबाउट, उन्होंने बताया उल्लेख किया है कौन इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ऐसा उस प्रकार के एक अध्यक्षीय भाषण में किसी को टिप्पणी करना ठीक नहीं है, ऐसा अंबेडकर जी को मालूम है, लेकिन वो उस प्रकार का भी व्यक्ति है, किसी को टिप्पणी और विमर्श आलोचना करना है तो वो इतना तीखा शब्द का प्रयोग करते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का, ही नेवर मीन्स वर्ड्स टू क्रिटिसाइज। ये उसमें भी आपको देखने को मिलता है। वो कहते हैं केवल दो ही ग्रुप मेरे खिलाफ यानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थे, हु आर दे? कम्युनिज्म एंड सोशलिस्ट पार्टी। इसका कारण क्या बताया अंबेडकर जी ने? ये भी आपके नैरेटिव में, आपके ये सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट के खिलाफ जो संघर्ष करने का अवसर आने के समय तो उपयोग कर सकते हैं। यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों को, सभी लोगों को नहीं है, कुछ लोगों को लगे क्यों कम्युनिज्म को इतना ज्यादा महत्व देना है, कहाँ है कम्युनिज्म? दिल्ली में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, जो वैसा पहले बताया था ना, शायद वो पॉलिटिकली नहीं होंगे, बट इट इज वेरी वेल स्ट्रॉन्ग इन आवर माइंड्स। दे टेक इट फ्रॉम मी, मेरे से ले लीजिए, मतलब शरीर हमारे पास है, माइंड किसी और के पास है। ये है भारत के अभी का जो स्थिति, नैरेटिव उनके पास है अभी भी। ठीक, बाहर के आप बताना की आवश्यकता नहीं, लेकिन व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ए प्रॉपर वॉर, व्हेन वी आर एंगेजिंग इन ए प्रॉपर युद्ध, ये समझकर हम आगे जाने की आवश्यकता है। कांग्रेस को आइडियोलॉजिकली कौन कंट्रोल करते हैं? कोस्ट का विचारधारा अभी भी कंट्रोल करते हैं। बाकी भी कितने विपक्षी ऑर्गेनाइजेशन हैं आपके यहाँ के मुख्यमंत्री स्वयं में अनार्किस्ट हूं, अराजकवादी हूं, ऐसा कहने वाले व्यक्ति का भी आइडियोलॉजी क्या है? लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, क्योंकि उन लोगों को कुछ बताने के लिए आइडियोलॉजी स्वयं नहीं है, इसलिए कम्युनिस्ट है, ऐसा कहते रहते। इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड, वो हम समझने की आवश्यकता है, इसलिए मैं ये बात आपके सम्मुख रखने के लिए प्रयास किया। सो इन दैट सेंस कम्युनिज्म पूरे विश्व में कहीं पर डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं किया है। इस्लाम भी लोकतंत्र के खिलाफ है। इस्लामिक शासन कहीं पर है, वहां भी कौन है विपक्ष के? नहीं, इस्लामिक शासन है मास्टर। दूसरा शब्द इस्लाम के अलावा किसी शब्द को वो क्या एंटरटेन करते हैं क्या? नेवर, दे विल बी किल्ड। वो किल करना, उनकी हत्या करना, ये तो उनकी पुस्तक में भी, पोथी में लिख कर रखा है, टेक्स्ट में लिखा है। यू कैनॉट टॉलरेट, इट इज नॉट नेसेसरी ऑल्सो। दोनों में ये शत्रुओं को समाप्त करने का विचार है, शत्रुओं को समाप्त करने का
यानी काफिरों को एक जगह पर अंध करना, दूसरे जगह पर क्लास एनिमी को, वर्ग शत्रु को, ये समानता आपको देखने को मिलती है। अभी भी फिर से मैं अंबेडकर के स्पीच में आ रहा हूं। अंबेडकर जी ने क्या बताया था? वाई दे वर अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन? सिंपल रीजन, मैंने जो पहले बताया वही रीजन है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर सेक्रेड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पवित्र कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रेंथ, शक्ति यानी डेमोक्रेसी है। लेकिन ये लोग डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते। दे वर बिलीविंग इन तानाशाही, इसलिए वो अगेंस्ट था। वो अभी भी लागू है। अभी भी डिस्कशन के अंदर आकर वो बहुत लोकतंत्र के बाद कहना प्रारंभ करने के समय वी कैन वेरी वेल यूज अंबेडकर, बिकॉज गुरुजी गोलवलकर कम्युनिज्म के खिलाफ क्या बताए वो कहने से ज्यादा बल नहीं मिलेगा। दत्तावन ठेंगड़ी ने क्या बताए वो कहने से भी ज्यादा अच्छा अंबेडकर को आप लोगों को मालूम है, आप लोग उपयोग भी करते हैं। मैं भी बीच बीच में आप लोगों का कुछ ना कुछ यूट्यूब वगैरह देखते रहते हैं। सो इट इज नॉट नेसेसरी वो ज्यादा बताने का आवश्यकता नहीं। सो देयर आर इनफ पैरेलल्स इन बिटवीन। इतना भी समानता ये दोनों के बीच में है, इंटरनेशनल लेवल पर भी है। वो थोड़ा सा मन लगा है तो आपको समझ में आए। लेट अस कम टू भारत कम्युनिस्ट पार्टी। भारत कम्युनिस्ट पार्टी है क्या? इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी है क्या? मैं इसलिए बताया था इंडिया के लिए नहीं है, इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी का फुल फॉर्म देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना। भारतीय जनता पार्टी ऑफ भारत, ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के बारे में भी देखिए, इट इज नॉट कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, इट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। बट ओनली वन पार्टी आपको देखने को मिलेगा, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी। नेम इटसेल्फ शोज दैट इट इज नॉट फुल्ली बिलोंग टू इंडिया। पूरे भारत के नहीं है, कहीं पर है ओरिजिनल कम्युनिस्ट पार्टी। वी आर वर्किंग हियर एज ए ब्रांच ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी विच इज देयर समवेयर, कहीं पर है। वो तो सही है, शुरुआत में ही वही है। कम्युनिस्ट पार्टी कैसे प्रारंभ हुआ था? कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सेल 1920 अक्टूबर 17 1920। इसमें भी दोनों बड़े कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में बहुत बड़ा तर्क है। बड़ा कम्युनिस्ट पार्टी कौन है? सीपीआई और सीपीएम। सीपीएम कहते हैं, सीपीआई ब्रैकेटेड एम। वो भी बहुत मजेदार बात है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ब्रैकेट में एम। हमारे भारत केरल में एक बीजेपी के एक अच्छा लीडर थे, बहुत अच्छा भाषण करता है। वो हमेशा कहते हैं, ये देखकर मेरे को लगता है डिलीवरी रूम फॉर विमेन लिखने के जैसा है, प्रसूति गृह महिलाओं के लिए, ऐसा लिखने के जैसा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी कौन शुरू किया भैया? वो मार्क्स ने किया है ना, फिर भी आप मार्क्सिस्ट बात करें, ठीक है। वो सोचते हैं 1920 में शुरू हुआ ऐसा। लेकिन सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्स यानी येचूरी वाला पार्टी कहते हैं, डी राजा वाली पार्टी राइट विंग कम्युनिस्ट पार्टी है। ये डिवीजन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी है। सीपीएम कहते हैं हम लेफ्टिस्ट है, वो राइटिस्ट है। इसलिए सामान्यता बाकी जहां जहां कम्युनिस्ट पार्टी है वहां जाकर आप वहां के डिस्कशन देखा है तो वो कहते हैं दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट और वामपंथी कम्युनिस्ट ही कहते हैं। सीपीआई को डी राजा वाला कम्युनिस्ट पार्टी, आनी राजा वाला कम्युनिस्ट पार्टी इज द राइट विंग कम्युनिस्ट पार्टी। एंड दी येचूरी वाला, प्रकाश काराट वाला, वृंदा काराट वाला कम्युनिस्ट पार्टी यानी वो लेफ्टिस्ट है। ठीक है, ये लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मैं इतना सरल रूप में इसलिए बता रहा हूँ, यू आर नॉट दैट फेमिलियर विद दिस ऑपरेशंस ऑफ दिस कम्युनिस्ट पार्टी। मैं केरल से होने के नाते नित्य हर दूसरे मिनट पर इन लोगों के साथ झगड़ा करते, मेरा भी बचपन से ही ऐसा आ रहे हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं 1920 में। लेकिन सीपीआई अभी भी उनके दोनों का साइट आप देखिए, साइट देखा है तो मालूम होगा। फाउंडेशन डे ऑफ सीपीएम दे से दैट इन 1920 अक्टूबर 17। लेकिन सीपीआई वाले कहते हैं 1925 दिसंबर 26, ऐसा कहते हैं। वो स्थापना दिवस वो ही है। ये फर्क क्या है वो उनका विषय है, हम उसमें नहीं जाना है। लेकिन पहला कम्युनिस्ट पार्टी एक सेल के रूप में भारत के अंदर नहीं, ताशकंद में, दैट मीन्स यूएसएसआर उस समय नहीं, रूस के अंडर आते हैं, ताशकंद में शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ? मानवेंद्र नाथ राय, एमएन रॉय,
एम.एन. रॉय करके एक बड़ा एक बुद्धिजीवी रेवोल्यूशनरी लीडर थे। वो कानपुर बॉम्ब केस के अंदर फंस गए, उसको लेकर वो बाहर जाना पड़ा। बाहर जाने के समय तो ही उन्होंने लेनिन, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, द ट्रायो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, रूस के कम्युनिस्ट पार्टी के ट्रायो, त्रिमूर्ति ऐसा कहते हैं, लेनिन, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, ये तीनों के साथ उनका संबंध आ गया। बाकी भी पोलिट ब्यूरो के सकारोव, बुखारिन ऐसे करके नेताओं के साथ, ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है हमको, लेकिन ये तीनों के साथ बहुत निकट संपर्क में आया। एंड लेनिन आस्क्ड एम.एन. रॉय टू मीट पर्सनली Stalin, because Stalin has been given to the responsibility, दायित्व दिया था एशिया के। बात करके आपके इंडिया के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ब्रांच शुरू करो ऐसा कहा। एंड विद द हेल्प ऑफ रूस गवर्नमेंट एंड इमेंस मनी, टेक इट फ्रॉम मी, इमेंस मनी, रूबल सपोर्ट के साथ एम.एन. रॉय स्टार्टेड ए ग्रुप ऑफ 7 पीपल, ग्रुप ऑफ 7 पीपल। एक तो मानवेंद्रनाथ रॉय, एम.एन. रॉय स्वयं, दूसरा हमारे प्रकाश कारट और वृंदा कारट के जैसा अवेलेबल पोलिट ब्यूरो मिलना है तो घर पे भी मिल सकते हैं ना, इसलिए श्रीमती, ऐसा एम.एन. रॉय के श्रीमती जो एवलिन रॉय ट्रेंड करके, एवलिन ट्रेंड करके एक महिला, विदेशी महिला, वो एम.एन. रॉय जी का पहले श्रीमती थी, वो भी थे। देन अबनी मुखर्जी, then one Acharya, and then comes Rosa Fittingo करके एक रूस ओरिजिन लेडी, अनदर मोहम्मद अली, मोहम्मद शाफिक, ये 7 लोग थे। पहला 7 मेंबर पोलिट ब्यूरो फर्स्ट ग्रुप। ये मैं इतने विस्तार से क्यों बता रहे, हमारे आज के विषय से थोड़ा संबंध है इसका। कौन थे पहले एम.एन. रॉय को सपोर्ट करने के लिए ताशकंद में? 75%, more than 75% were mujahideen who left भारत during खिलाफत war। खिलाफत जब चल रहे थे उस समय भारत हमारे देश नहीं है, भारत दारुल इस्लाम नहीं, दारुल हरब है। दारुल हरब में रहने वाले लोगों को मुसलमान एक काम देते हैं, क्या किताब में है, so those who are living, those Muslims who are living in दारुल हरब has got 2 पवित्र कर्म। एक तो दारुल हरब को दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना, इसके लिए जिहाद करना। वो जिहाद करने में आप पराजित हो गया है तो फिर क्या करना, वो भी पवित्र कर्म है, हिजरा करना है। कहां के तरफ? आसपास में आपको कोई दारुल इस्लाम है तो वहां के लिए जाना है। व्हेन खिलाफत फेल्ड, आपके दिल्ली के मुल्ला मौलवियों ने एक खतरनाक आह्वान मुसलमान समाज को दिया। That means it has been proved beyond doubt that we were not able to convert Bharat into a दारुल इस्लाम। मेरे केरल में एक छोटा सा दारुल इस्लाम बनाया था उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ। कालीकट, आज के कालीकट, आज के मलप्पुरम, आज के पालक्काड के बीच में 3 आज के तहसील मिलाकर एक अल उम्मा बनाया था केरल। So in that way they were succeeded in Kerala for certain period। पूरे भारत में हो नहीं सका। So you have to do the second duty। What is the second duty? You have to हिजरत करना। कहाँ जाना? अफगानिस्तान है आसपास का एक इस्लामिक एरिया, वहां जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो गार्ड करने वाला उनके जो आर्मी लोगों को ये मालूम नहीं था ये लोग आ रहे हैं, उन्होंने शूट किया, उनको भगाया। उसमें से जान बचाए हुए कुछ युवा लोग ताशकंद में आए थे। दिस आर ऑल नॉट माई डिस्कवरीज, आपको भी मालूम है। ये पहले से ही बीटी रणदिवे ने कम्युनिस्ट पार्टी का जो हिस्ट्री के समय उनके मैगजीन्स में एक लेख, सभी कम्युनिस्ट पार्टी मैगजीन्स में ये लेख आ गया था, उसमें थोड़ा शुगर कोट करते हुए, शक्कर कोट करते हुए ये घटना बताया। मुसलमान देशभक्त लोग, वो लोग मुसलमान देशभक्त लोग क्यों अफगानिस्तान वया ताशकंद में आया? एक क्वेश्चन के लिए रणदीवी उत्तर नहीं दे रहे हैं। ये तो भारत मेरा मातृभूमि नहीं है ऐसा कहकर भारत छोड़कर गए हुए देशद्रोही, आई डोंट वांट टू मीन्स एनी वर्ड,
क्योंकि मेरे को अगले इलेक्शन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं सच बता रहा हूँ। देशद्रोही, देश छोड़कर जाने वाला कौन है? देश छोड़कर अफगानिस्तान जाने के लिए कोशिश किया, ऐसे लोगों के नेताओं में दो है, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक। इसमें मोहम्मद शफीक बिकेम द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, फर्स्ट ग्रुप, वो सेक्रेटरी थे। एंड तुर्किस्तान में रहकर इस पार्टी को कंट्रोल करने वाले पोलिट ब्यूरो के सेक्रेटरी थे एम एन रॉय। दो सेक्रेटरीज थे, एक तो मोहम्मद शफीक, दूसरा एम एन रॉय। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, हम तो ये इस्लामिक कम्युनिस्ट नेक्सस सोचने के समय इसको एक आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है, इस्लाम का आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, वो तो हमेशा जोड़ते हैं। एक तो ईश्वर नहीं है ऐसा कहने वाला एक इस्लाम है, दूसरा ईश्वर है ऐसा कहने वाला कम्युनिस्ट पार्टी, वो इस्लाम है पहले वाला कम्युनिस्ट पार्टी। इसलिए ये दोनों मिलकर काम करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के शुरुआत से लेकर ये संबंध आपको देखने को मिलते हैं। 1920 से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ये है। और आगे भी आपको व्हेन द सो कॉल्ड राइट विंग कम्युनिस्ट पार्टी जो क्लेम करते हैं, ये तो राइट और लेफ्ट बनने के लिए 1964 तक वेट करना पड़ा। 1964 में वाई दे डिवाइडेड, एक ग्रुप बताया रूस अच्छा है, दूसरा बताया तो चीन अच्छा है। वो कोई और आइडियोलॉजिकल रीजंस नहीं है, एक के लिए चीन अच्छा है, दूसरे के लिए रूस अच्छे थे। एंड चीन पक्षवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम बना, रूस पक्षवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई बने, नो अदर रीजंस, ओके। लेकिन 1925 में ऑफिशियली कानपुर में सीपीआई का प्रारंभ हुआ था, उस समय का भी उदाहरण मैं बताऊंगा। ये पहले वाला ताशकंद ग्रुप, 1920 वाला ताशकंद ग्रुप एस्टैब्लिश्ड सम कॉन्टैक्ट्स विद कम्युनिस्ट पार्टी ग्रुप्स इनसाइड भारत। मेजर प्रोविंसेस में कम्युनिस्ट पार्टी का ग्रुप बनाया था उस बीच में, ये 20 और 25 के बीच में। मुंबई में जो ग्रुप थे उसका लीडर एस.ए. डांगे थे। दूसरा तो मद्रास का जो है एक सिंगारवेलु चेटिया करके तमिलियन, इसका लीडर थे। एंड थर्ड यूपी, मतलब यूनाइटेड प्रोविंस। बाकी जो प्रोविंसेस का जो लीडर्स का नाम बताने के समय आपको ये संबंध फिर से समझ में आ जाएगा। डांगे और सिंगारवेलु चेटिया को छोड़ दीजिए, बाकी यूनाइटेड प्रोविंस का जो लीडर एक शौकत उस्मानी थे। एंड पंजाब सिंध ये प्रोविंस का जो लीडर गुलाम हुसैन थे। एंड बंगाल प्रोविंस का जो लीडर, ग्रुप का लीडर मुसाफर अहमद थे। सो द ग्रुप्स, मेजर 5 ग्रुप्स बनाया था, तीनों का जो लीडर 1920 वाला ग्रुप का कंटिन्यूएशन में ही था। लेकिन इस प्रकार एक आपको आजकल कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर इस प्रकार का एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर देख नहीं सकते। लेकिन शुरुआत में ये संबंध बहुत ज्यादा थे, इट वॉज कंटिन्यू एनीवे। आगे चलकर भारत के विभाजन के समय भी भारत का विभाजन के समय भी ये इस्लामो लेफ्टिस्ट कॉम्बो काम किए थे, ये भी आप लोगों को मालूम है। व्हेन जिन्ना क्लेम्ड दैट भारत इज टू बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, ऐसा कहा था उस समय। हु गेव दम आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, कौन दिया था? कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया था। कम्युनिस्ट पार्टी का जो ऑफिशियल ऑर्गन है पीपल्स वॉर, उस समय के पीपल्स वॉर का जो चीफ एडिटर उस समय अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी पीसी जोशी थे, कॉमरेड पीसी जोशी। अनडिवाइडेड, उस समय राइट और लेफ्ट डिवाइड नहीं किया था, एक ही कम्युनिस्ट पार्टी था। वो कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी पीसी जोशी ने उस समय लिखा, पाकिस्तान इज एन इनएलिएनेबल राइट ऑफ मुस्लिम्स as फ्रीडम इज राइट ऑफ अस ऑल। हम सभी का जो मांग है स्वतंत्रता के बारे में, उस प्रकार का अधिकार है, इनएलिएनेबल राइट है मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान। एंड उसी लेख में पीसी जोशी ने ये बात भी, आपको इसका रिकॉर्ड मिले तो आपको उपयोग भी कर सकते हैं। बाद में बताते हैं सिख लोगों को भी, सिखों को कहते हैं, माय डियर सिख ब्रदरन, यू हैव ऑल्सो ग्रीवेंसेस जस्ट लाइक मुस्लिम माइनॉरिटी।
भारत के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटीज को कितने वेदनाएं हैं, उस प्रकार आपको भी वेदनाएं हैं, आपको भी भारत के अंदर। बट इफ यू कॉन्ट सॉल्व इट एज योर ओन, आपको आपके कितना देशभक्त है कम्युनिस्ट पार्टी, आप देख लीजिए, आपको स्वयं ये सॉल्व नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू सॉल्व योर ग्रीवेंसेस यू हैव टू जॉइन हैंड्स विद द मुस्लिम माइनॉरिटी बिकॉज दे आर स्ट्रांग इनफ टू गिव यू सपोर्ट। उनके साथ मिलकर आप रहना पड़ेगा। दैट वाज द उपदेशा गिवन टू द मुस्लिम्स, सपोर्ट टू मुस्लिम्स एंड उपदेशा टू सिख। सो एक प्रकार से खालिस्तान का जो मांग वगैरह तो बाद में ऑफिशियली आए होंगे, लेकिन इसका भी शुरुआत कम्युनिस्ट पार्टी का जो षड्यंत्र के उनके ये देश विरोधी विचारधारा से ही आ गया है, ऐसा समझने को मिलता है। भारत को विभाजित करने का जो ताकत उस समय के मुस्लिम लीग को हर दूर नहीं है, हर एक यानी स्टूडेंट्स के बीच में कम है, देहातों में कम है, कृषकों के बीच में मुस्लिम लीग का जो ताकत नहीं है, मुस्लिम जहां जहां है वो सब लोग मुस्लिम लीग नहीं है, ये समझकर कम्युनिस्ट पार्टी ने और भी काम किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिशियली डिसाइडेड टू सपोर्ट मुस्लिम लीग टू इंक्रीज देयर मेंबरशिप अमंग स्टूडेंट्स, कृषक और देहात के जो लोगों के बीच में। इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे लोगों को लीग में ज्वाइन करवा दिया। सो भारत विभाजन का जो बात कहने के समय भी इसके बीच भी, इसके पीछे भी इस्लाम के साथ रहकर कम्युनिस्ट पार्टी ने जो काम किया था, दिस इस्लामो लेफ्टिस्ट शब्द प्रयोग बहुत बाद आए होंगे। इट इज एक नियो लोगिज्म है, इस्लामो लेफ्टिस्ट, ये नया है, बहुत नया है, लेकिन इस काम में थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली ये काम पहले से ही थे। सो बाद में मैं ज़्यादा लंबा इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो मैं केरल पे आ रहा हूँ। केरल में भी सबसे स्ट्रांग कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ है? कुछ साल पहले तक बंगाल कहते थे, लेकिन अभी तो कंपेयर करने के लिए दूसरा कहीं पर कम्युनिस्ट पार्टी पॉलिटिकली नहीं है केरल में। एंड कम्युनिस्ट पार्टी लीडरशिप, सीपीएम का जो लीडरशिप कहो, सीपीआई का लीडरशिप कहो, वो सब केरल स्टेट कम्युनिस्ट पार्टी के खर्चे पे, उनके सपोर्ट से हर विषय। अभी देखिए पिनराई विजयन सीधा यहाँ एकेजी भवन में आ गया है तो सीताराम येचूरी कुर्सी से उठकर उनको उसी कुर्सी में बिठा देते हैं। कानम राजेंद्रन केरल के सीपीआई के सेक्रेटरी, राइट विंग कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी आ गया है तो डी राजा भी वैसे ही करेंगे। अभी एक घटना घटी केरला असेंबली के अंदर, एक बहुत बड़ा विवाद, एक तर्क हुआ था। वो तर्क ऐसा है, सीपीएम के एक लीडर है, एक गुंडा लीडर है कम्युनिस्ट पार्टी के गुंडा कहना एक पुनरावृत्ति दोष है, इसमें एक रेपिटेशन का प्रॉब्लम है, तर्कशास्त्र में ये उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा सबसे बड़ा दोष है। लेकिन क्योंकि पार्टी के जो मुख्यमंत्री बड़े नेता पिनराई विजयन हिमसेल्फ वाज द फर्स्ट अक्यूज्ड इन द फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर ऑफ केरल। केरल के पहला पॉलिटिकल मर्डर, पहला एक वाडिकल रामकृष्णन करके एक संघ स्वयंसेवक की हत्या की 1969 में, उसका फर्स्ट अक्यूज्ड पिनराई विजयन था। और उस केस में सेशंस कोर्ट में सभी को, क्योंकि ईएमएस का गवर्नमेंट था उस समय, गवर्नमेंट कैसे जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल करते, एग्जीक्यूटिव का ऊपर कंट्रोल करते, वो सबका उदाहरण, अच्छा उदाहरण उस समय का है। केस पूरी तरह अक्यूट कर दिया। अक्यूट करने के समय भी सेशंस जज ने जो जजमेंट लिखा उसमें ये लिखा है, इट इज सैड टू से, अनफॉर्चुनेट टू से दैट द प्रोसिक्यूशन हैज मिसरेबली फेल्ड टू सप्लाई टू प्रेजेंट द केस प्रॉपरली, ऐसा करके पिनराई विजयन को ये कर दिया था। एंड आज के जो पार्टी के जो सेक्रेटरी वन बालकृष्णन है, ही वॉज ऑल्सो अक्यूज बट ही वॉज ओनली 15 ईयर ओल्ड। 15 साल होने के समय भी एक बड़े व्यक्ति, 30 ईयर ओल्ड व्यक्ति को मृत्यु करने वाला आज के सेक्रेटरी है। इसलिए मैंने बताया एक एमएलए गुंडा कहने की आवश्यकता नहीं है, पार्टी के मुख्यमंत्री भी वही थे और पार्टी के सेक्रेटरी भी वही थे। वो एक वहां मार्क्सिस्ट पार्टी छोड़कर बाहर गए हुए एक पार्टी के पुराने ये कार्यकर्ता है कि चंद्रशेखर, पहले वो चंद्रशेखर पार्टी छोड़कर जाने का सजा इन लोगों ने दिया 52 कट करके, 52 कट, ऐसा है 52 कट उनके शरीर पे था। वो चंद्रशेखर की हत्या किया पार्टी छोड़ने की वजह से।
सामान्यतः आप लोगों को मालूम है, पत्नी पति के जो शव के जो चुंबन देते हैं, अंतिम चुंबन, ऐसा एक उनके जाति के अंदर ऐसा है। बट हिज वाइफ रेमा, शी वाज आल्सो ए फॉर्मर एसएफआई लीडर, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। वो रेमा को एक चुंबन देने के लिए भी जगह नहीं था उनके चेहरे पर था 52 कट्स, यू प्लीज सी। इस प्रकार का जो क्रूरता, ये क्रूरता दूसरे किसी ने दिखाते हैं तो कौन है आप देख लीजिए। इस प्रकार का ही इस्लाम लोग ने अभी जो कन्हैयालाल का जो मृत्यु कैसे किया था, इस प्रकार से आनंद से करते हैं ना, गला काटने का जो, वहां भी चंद्रशेखरन को वो ऐसा किया। वो रमा इतना दुख में था क्योंकि उनके पतिदेव का जो शव का चेहरा भी देखने के लिए, चुंबन छोड़ दीजिए, देखने के लिए भी कुछ नहीं था चेहरे के अंदर। दैट वाज द रीति। वो रेमा लेकिन उनके एरिया पर कांग्रेस के सपोर्ट से अभी एमएलए बन गया। वो को असेंबली में थे, लेकिन उनको बहुत अपमान किया ये गुंडा कम्युनिस्ट पार्टी लीडर जो मैंने बताया। उन्होंने अभी एक भाषण में वो विधवा है, विधवा बनने का कारण उनकी विधि है, ऐसा असेंबली में बात किया है। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट एनी ऑफ अदर असेंबलीज, उत्तर प्रदेश के अंदर एक महिला के ऊपर किसी अन्य दल के लीडर इस प्रकार बात करते हैं क्या? पब्लिकली बताया दिस एमएलए शी इज ए विधवा एंड विधवा बनने का कारण स्वयं उनका ही है। विधि मतलब क्या है? विधि है, उनका फेट है, ऐसा बहुत बड़ा हंगामा शुरू हुआ भारत केरल के अंदर। स्टिल वी ऑल आर बिलीविंग दैट केरला इज नंबर 1, है ना। केरला कल्चरली आगे है, केरला एजुकेशनली आगे है, लिटरेसी रेट आगे है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आगे है। ये सब बीच बीच में हम केरला मॉडल करते रहते हैं। केरला मॉडल का एक उदाहरण है। पब्लिकली बहुत बड़ा हंगामा। ये सुनकर अपने सीपी राइट विंग कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर, राइट विंग कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर आनी राजा महिला है, डी राजा की श्रीमती है, उन्होंने बताया तो ठीक नहीं हुआ ऐसा। आपको पता है क्या? उनको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाला सीपीआई के केरल के सेक्रेटरी है। नेशनल लीडर को स्टेट्स लीडर क्रिटिसाइज करते हैं। दैट इज द पोजीशन ऑफ, ये कहने के लिए मैंने ये कहानी भी बताया। सीपीआई और सीपीएम, केरला स्टेट इज रूलिंग, इट इज समथिंग बिगर दैन दी सेंट्रल लीडरशिप, ऐसा है। ये कम्युनिस्ट पार्टी एक प्रकार से केरल के अंदर सत्ता में रहने के लिए आजकल मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के साथ बहुत बड़ा समझौता कर दिया है, बहुत बड़ा। वो भी मैंने बताया, वो जन्मजात है संबंध, नया कुछ जोड़ दिया नहीं। एमएन रॉय के साथ इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट थे, उस प्रकार केरल के अंदर भी। इसका भी एक बैकग्राउंड अगर देखा है तो वो बैकग्राउंड में भी कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़ा नेता आप लोग मालूम है, ईएमएस नंबूदिरी पाड़ जब छोटे बच्चे थे उस समय खिलाफत के जो इस्लामिक टेररिस्ट, 1919 की बात है, इस्लामिक टेररिस्ट ईएमएस के घर के ऊपर आक्रमण किया। वो आक्रमण करने से बचने के लिए, छोटे बच्चे थे, ईएमएस ने देखा, वो छोटे ईएमएस नंबूदिरी पाड़ ने देखा इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का चेहरा, बहुत रेडिश लाल होकर आंखें, मसाल, ये खड्ग सब लेकर आ रहे हैं। ये सब देखकर वो एकदम स्तब्ध हो गए होंगे। सामान्यतः ये 8-9 आयु के बच्चे, वो उनके मन में बहुत इम्प्रिंट हुए होंगे। दैट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बाद में भी उनके मन में रहे होंगे। उस समय उनके जो घर का एक मैनेजर थे, एक नायर, उन्होंने ये छोटे ईएमएस को पकड़कर लेकर दौड़ गए। वो जीवनी में भी है, ये भी मैंने कल्पना से नहीं बता रहा, ईएमएस को बचाया एक वहां के घर का मैनेजर। लेकिन दिस स्टॉकहोम सिंड्रोम केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़ा नेता के मन में आखिरी तक थी। इस्लाम के खिलाफ कुछ बताने के लिए ताकत नहीं आते थे द ग्रेट इंटेलेक्चुअल ईएमएस नंबूदिरी पाड़ के अंदर। So that is continuing in the psychological level, political level. Politically जीतना है तो केरल के अंदर पॉलिटिकल बैलेंस, इलेक्शन का जो बैलेंस बहुत एक वाफर 3 मेजोरिटी में है। कांग्रेस आ गया है तो भी, कम्युनिस्ट पार्टी आ गया है तो बहुत ज्यादा मेजोरिटी नहीं होगा, मैंने वोट का जो डिफरेंस, ये कंट्रोल करने वाला जो लोग आज के तारीख में केरल के अंदर
इस्लामिक ग्रुप सबसे बड़ी तरीके से ये इलेक्शन रिजल्ट को डिसाइड करने वाला फोर्स बन गया है। इसलिए पॉलिटिकली जीतने के लिए ये इस्लाम पक्षपातियों को, खास तौर पर फंडामेंटलिस्ट को साथ में रखना आज की तारीख में आवश्यकता हुई। इसलिए बहुत समय से लेकर इस्लामिक ग्रुप्स के साथ, मुस्लिम लीग के साथ, मुस्लिम लीग का एक ग्रुप कांग्रेस के साथ है, दूसरा ग्रुप कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है। अभी जो कितने भी आजकल तो टेररिस्ट ग्रुप का जो नाम आप बताते हैं, एनडीएफ से लेकर सिमी से लेकर पीडीएफ से लेकर एसडीपीआई से लेकर कितने भी ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स है, ये सब ग्रुप्स के साथ, सभी ग्रुप्स के साथ कम्युनिस्ट पार्टी का संबंध ओवरटली एंड कवर्टली दोनों तरीके से अभी भी है। रियाज करके एक सही में एक फंडामेंटलिस्ट लीडर है, एसएफआई में काम किया, सामान्य कार्यकर्ता थे, एक जिला के कार्यकर्ता थे। ऑल ऑफ ए सडन ही बिकेम ए नेशनलिस्ट लीडर एसएफआई और डीएफए के। नेक्स्ट he married Pinarayi Vijayan's daughter and now he is controlling Communist Party and ministry. He is controlling in every aspect of the world. ये चलते रहते हैं। फंडामेंटलिस्ट ग्रुप के खिलाफ कितने भी केस आ गया है तो भी ये सभी केस से उनको छुड़वाने का जो काम कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर स्पेशली दिस रियाज एंड दिस कंपनी इज डूइंग। अभी शादी किया था वही मैंने बताया, शादी उनके जो बेटी, ये दोनों का दूसरी मैरिज है, इट्स ऑल फॉर कन्वीनियंस जो कर दिया है। एंड रीसेंट जो बातें हैं आप लोगों को मालूम है, गोल्ड स्मगलिंग का जो केस, इसमें भी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट नेशंस के साथ कम्युनिस्ट पार्टी का जो केरला लीडरशिप का जो संबंध इसके पीछे भी है। बहुत बड़ा एक डेंजर के तरफ द सो कॉल्ड गॉड्स ओन कंट्री इज मूविंग, बहुत बड़ा खतरे के ऊपर। केरल के आज के जो आबादी में 27% ऑफिशियली मुस्लिम्स है, ऑलमोस्ट 19% क्रिश्चियंस है ऑफिशियली। कुल मिलाकर 46% सो कॉल्ड माइनॉरिटी 46 अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल अकाउंट। एक्चुअली क्रिश्चियंस के अंदर एक दूसरा भी एक ग्रुप है, क्रिप्टो क्रिश्चियंस ऐसा कहते हैं। आप लोगों ने सोशियोलॉजी, सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा ये आते हैं क्रिप्टो क्रिश्चियन, दोस हु आर कन्वर्टेड बट नॉट चेंज देयर नेम। कन्वर्टेड है, नेम चेंज नहीं किया है। वो भी लगभग 2.5-3% तक है। वो भी अगर जोड़ दिया है तो केरल के सो कॉल्ड माइनॉरिटी मोर देन 49 और 50% है। बचे हुए जो हिंदूज मुश्किल से 50%, उसके आधे से भी ज़्यादा, मोर देन 50% ऑफ द रिमेनिंग हिंदूज आर विद कम्युनिस्ट पार्टी अभी। दैट मीन्स सामान्यतः ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इतना भी है तो भी वहाँ नेशनलिस्ट पार्टीज को आगे नहीं बढ़ाने का क्या रोकते कौन? हर्डल क्या है? हर्डल ये है, नेशनलिस्ट पार्टीज को मैं पॉलिटिकली बताए तो बीजेपी को काम करने के लिए बचे हुए हिंदुओं की आबादी केवल 25%, उसके बीच में काम करना, उसमें उसके अंदर भी कांग्रेस के लोग भी होंगे। आज का विषय नहीं है इसलिए मैं उसमें नहीं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। 27% इज ए वेरी सिग्निफिकेंट नंबर, वेरी सिग्निफिकेंट। व्हाई आई एम सेइंग, व्हेन पूरे भारत के इस्लामिक आबादी जस्ट 24% क्रॉस किया था, तब उन्होंने पाकिस्तान मांगा है। अभी केरल के आबादी में 24% पहले ही उन्होंने क्रॉस कर दिया है। नाउ स्मॉल स्प्लिंडर ग्रुप्स ऑफ डिमांडेड ए न्यू केरला। केरला को डिवाइड करके मलबार एरिया, जो मैंने पहले जो बताया अल-उम्मा उन्होंने स्थापना किया था खिलाफत के समय, वो एरिया को एक नया स्टेट के रूप में मलबार स्टेट का जो मांग उठाना प्रारंभ किया है। एंड ऑल्सो दिस पार्ट आप सभी को मालूम है, आजकल नेशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। एक स्ट्रेंज हैशटैग इज बीइंग प्रोपेगेटेड इन बिटवीन इस्लामिक ग्रुप्स, दैट इज विजन 2047। विजन 2047 सुनते ही हमको भी आनंद आ जाएगा, 100 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ऐसा हम सोचेंगे। लेकिन मुस्लिम ग्रुप का 2047 मीन्स और विजन 2047 मीन्स पूरे भारत एक इस्लामिक नेशन बनना है। 2047 में पूरे भारत को इस्लामिक करना है तो वो जरा ज़्यादा एक्साजरेशन है ना, ऐसा आप लोगों ने शायद सोचेंगे। लेकिन
उतना ज़्यादा एक्साजरेशन नहीं है अभी। यस, एक नेशनलिस्ट फोर्स, एक राष्ट्रीय ताकत बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ काम करते, इसलिए इट विल नॉट हैपन, लेट अस होप। लेकिन आपको भी मालूम है अभी ये राजस्थान की घटना के बाद, उसके पहले भी उसके बाद भी कितने जगह पर घटनाएं हुई इन ए सेम पैटर्न। केरल के अंदर 3 अपने संघ कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से ही हत्या किया, इस प्रकार से गला काटकर, नहीं तो उस प्रकार से जघन्य ढंग से। इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट दिस पीडीपी दिस एसडीपीआई पीडीएफ ग्रुप ने ये कर दिया है। सो ये इसका मतलब क्या? भाई साहब कुछ समय पहले मेरे को पूछा, इतना ज्यादा ये सेल सब इतना एक्टिव हो गया क्यों? सिंपल, मैंने उत्तर भी दिया था, इट इज जस्ट लाइक एन इन्वेडिंग आर्मी। आक्रमण करने वाला एक सैन्य के तहत इसको अप्रोच करने की आवश्यकता है। दे हैव गॉट अ स्पेसिफिक प्लान, दे हैव गॉट ए स्पेसिफिक सिंगल लीडरशिप एंड सेंटर। वहां से लेकर उनको जो कुछ बताया है, कब तक अब डोरमेंट रहना, निद्रा में रहना, स्लीपर सेल, कब अब एक्टिवाइज होना चाहिए, एक स्विच दबाने से एक्टिव हो जाएगा, उस प्रकार से काम चलता है। क्या प्रतिशोध और प्रतिक्रिया होते हैं? ऐसा हम लोग करते हैं। ठीक है, राजस्थान में बहुत अच्छा प्रतिशोध यानी एक प्रकार से एक रिस्पॉन्स हुआ वहां के हिंदू समाज के, लेकिन आर यू सैटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स हैपेंड इन अमरावती? whether it has happened? So Hindus are not that awakened, एक प्रकार से। ऐसे स्थिति में ये 2047 ऐसा लक्ष्य रहकर वो आगे जा रहे हैं। पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोशन हो रहा है, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोशन सबसे ज्यादा में मेरे स्टेट में महसूस कर रहे हैं। प्रत्येक एरिया से हिंदुओं ने जगह छोड़कर दूसरे जगह जाना पड़ता है। इवन इन द सो कॉल्ड सिटी ऑफ कोच्चि, कोच्चि आप लोग सुने होंगे बहुत सारे, कोच्चि से भी जगह जगह से हिंदू अपने एरिया छोड़कर कुछ सुरक्षित स्थान तक जा रहे हैं। इस प्रकार का स्थिति मलप्पुरम और मलबार एरिया में ज्यादा है। ये परिस्थिति में 2047 में पूरा भारत के बारे में बताते हैं तो केरल के लिए उन्होंने टारगेट रखा थे एट द मोस्ट 2030। ये तो बात पहले ही एक केरल के मुख्यमंत्री ने भी बताया था। इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स आर वर्किंग इन विथ ए स्पेसिफिक एंड इन माइंड दैट टू मेक केरला एन इस्लामिक स्टेट बाय 2025, ऐसा उन्होंने उस समय बताया था। लेकिन रीजनेबल कैलकुलेशन के आधार पर दिस इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स हैव मेड ए स्पेसिफिक डेस्टिनेशन और एंड दैट टू मेक केरला एक इस्लामिक स्टेट बाय 2030 इन द ड्यू कोर्स। इससे प्रेरणा लेकर बाकी भी जगह पर यह काम आगे बढ़ना चाहिए। एक छोटा सा बिंदु भी ऐड करने के लिए रोहित जी ने बताया, सॉरी मेरी भाषा के कमी के कारण थोड़ा ज़्यादा समय लिया है। ये बातें भी आधा घंटे से भी बता सकते आप लोग हैं, तो मैं तो उतना अच्छी तरह हिंदी नहीं बोल सकते, इसलिए मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए इंग्लिश भी ऐड करना पड़ता है, सॉरी। लेकिन एक छोटी सी बात, ये तो उनके प्लान होते हुए भी ये प्लान बहुत समय से चल रहा है। बहुत समय से आने क्या है, मोहम्मद इस्लामिक रिलीजन जब प्रारंभ किया था तब से लेकर केरल के अंदर इस्लाम आ गया था। यू मे बी नोइंग, आप लोग सोचते हैं वो सिंध पार करते हुए नॉर्थ में पहले इस्लाम आ गया। नो, इस्लाम पहले आया केरल में। ड्यूरिंग मोहम्मद पैगंबर के जो एक कंडम्बरी मालिक दिनार करके एक व्यक्ति, नया परिवर्तित मुस्लिम, ही केम टू केरला, क्रांगनूर में वो आए थे, वहां उन्होंने इस्लामिक काम शुरू किया था। सो इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ केरला इज सेम अस टाइम पीरियड अगर देखा है तो पूरे विश्व का इस्लामिक टाइम पीरियड से जोड़ते हैं। दैट इज देयर ओन हिस्ट्री एंड ऑल्सो वी ऑल्सो कैलकुलेट इन दैट वे, बिकॉज केरल को अरेबियन देशों के साथ बहुत ज्यादा व्यापार संबंध था। व्हेन अरेबिया बिकेम इस्लाम, क्वाइट नेचुरली वो व्यापारी लोग आ रहे थे, एक दिन में वो अरबी थी, दूसरे दिन में दे वर कन्वर्टेड इनटू इस्लाम, सो दैट ट्रेड रिलेशंस वर कंटिन्यूइंग एंड ऑल्सो ओनली थिंग चेंज, एक ही विषय चेंज हो गया, वो उनके मजहब चेंज हो गया था। सो दैट कनेक्शन वाज देयर। आहिस्ते आहिस्ते इस्लाम पूर्व अरेबियंस ने
बिल्कुल मतांतरण के लिए काम नहीं किया, लेकिन एक दिन ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मन में आ गया था इनके मन में, वो ये मतांतरण का भी प्रयास शुरू किया, तब से लेकर काम करते अभी इतना समय से काम करके केरल के लगभग इतना ज्यादा प्रतिशत को इस्लाम बनाया पहले ही, लेकिन फिर भी केरल को पूरा परिवर्तन करने से कौन रोकते हैं? मैं पूरे गर्व से कह रहा हूं 1942 से लेकर इनको रोकने के लिए संघ मौजूद है। संघ के जो उपस्थिति के वजह से ही, अदरवाइज से 27% इस साल या पिछले साल या 10 साल के पहले हुआ ऐसा नहीं, कई सालों से हुआ है। ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे, इंक्रीज करने के लिए कोशिश चल रहा है, लेकिन फिर भी रोकने के लिए संघ की उपस्थिति है सबसे महत्वपूर्ण बात। संघ का जो योगदान के बारे में भी लोग इसलिए कहते हैं, बट फॉर आरएसएस, मैंने एक पॉलिटिकल साइंस विद्यार्थी का एक रिसर्च पेपर पढ़ा, दैट पेपर इज स्टार्टिंग विथ ए स्पेसिफिक स्ट्रेन जैसा भी कहते हैं, अजीब सा एक सेंटेंस से शुरू करते हैं, बट फॉर आरएसएस केरला वुड हैव बीन एन अरेबिया। अगर आरएसएस नहीं था, देयर नॉट बीन आरएसएस, केरला कितने भी दशकों के पहले एक अरेबिया बन जाते थे। जम्मू कश्मीर जैसा या नहीं तो कश्मीर के जैसा एक परिवर्तन केरल में भी उसी समय आने की संभावना थी। सो द फाइट इज गोइंग ऑन। इसके वजह से कम्युनिस्ट पार्टी और इस्लाम दोनों मिलकर संघ स्वयंसेवकों की हत्या करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं संघ स्वयंसेवकों। सो इन एवरी एस्पेक्ट communism of Kerala, knowingly or unknowingly, I am not sure whether all the members are knowing this danger or not, knowingly or unknowingly, they are supporting Islam to make Kerala a Islamic country. And आगे चलकर क्या होने वाला है ये भी आपको मालूम है। अफगानिस्तान में जब तालिबान आ गए, पहला किसको हत्या किया उन्होंने? उसके पहले उनके सख्य कक्षी थे, उनके अलाई थे कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी के अफगानिस्तान के सेक्रेटरी, मतलब आज के तारीख में देखा है तो अफगानिस्तान के सीताराम येचुरी को पहले उन्होंने हत्या किया था। पहला हत्या इतना जबरदस्त ढंग से किया, मार मार के हत्या करके उनके लाश को एक बड़ा क्रेन के ऊपर लेटवाया और हाथ में एक सिगार भी दिया था। वो हमेशा सिगार पीने वाला थे, इसलिए ये भी दिया था। ऐसा होंगे, पहला कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ ही उन्होंने आक्रमण करेंगे, इसलिए मैंने बताया नोइंगली और जाने अनजाने इसको सपोर्ट करते ये स्थिति है। लेकिन संघ के, बीजेपी के, बाकी राष्ट्रीय विचारधारा के लोगों के प्रचार के कारण आजकल मुझे लगता है कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर का हिंदू युवा लोगों के अंदर आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा सा क्वेश्चनिंग करना प्रारंभ हो गया है। इसको जरा आगे बढ़ाने के तरीके से हाउ यू कैन ऑल्सो सपोर्ट केरला में, ऐसा विनती है केरलाइट इस रूप में आपके सम्मुख रखता हूँ, हाउ यू कैन सपोर्ट, इसके बारे में सोचना चाहिए।